हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। 13 चैप्टर है। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल देखिए। वायु के सापेक्ष कांच और जल के आवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 हैं। तो जल के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक क्या होगा? ठीक है, कांच के सापेक्ष हमें जल के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक पूछा गया है। हमें दिया है वायु के सापेक्ष कांच का और जल का आवर्तनांक दिया है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है ना वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक, इसको लिखने का तरीका ये है, आवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं। ठीक है, और किसका कहा है? कांच का कहा है, गिलास का मतलब। ठीक है, किसके सापेक्ष? एयर के सापेक्ष, हवा के, वायु के। तो ए इधर लिखेंगे, तो इसे लिखने का तरीका यह है ANNG। ठीक है, ये आवर्तनांक है। किसका आवर्तनांक है? कांच का, गिलास का। किसके सापेक्ष? एयर के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। ठीक है, इसे लिखने का तरीका ये है। इसी प्रकार दूसरा क्या है? वायु के सापेक्ष जल का, तो लिखेंगे ANW, वाटर हो गया। ठीक है, ये n बहुत छोटा बन गया है। ठीक है, 4/3। और हमसे पूछा गया है जल के सापेक्ष कांच का। कांच का पूछा है, किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष, किसका? कांच का, गिलास का। ANG हमसे पूछा गया है। तो ये देखिए, वो WNG हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए, ये हमसे पूछा गया है। तो ANG, इसको लिखने का तरीका होता है, इसको खोल के कैसे लिखते हैं? जैसे ANG लिखा हुआ है, तो इसको खोल के लिखेंगे, जो इधर की साइड लिखा हुआ है जिसका पूछा गया उसको लिखेंगे ऊपर की साइड, = इसको लिखेंगे एयर के सापेक्ष ANG ओवर जो इधर लिखा हुआ है जिसके सापेक्ष वो आता है नीचे ANW। ठीक है, ये यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमें दी है 3/2 और इसकी वैल्यू भी हमें दी है 4/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 9/8। तो हमारा आवर्तनांक आ गया 9/8 जल के सापेक्ष कांच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल के सापेक्ष वायु और कांच के आवर्तनांक 14 और 21 है। तो वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक क्या होगा? सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो ये W के सापेक्ष जल के सापेक्ष वायु का कहा है, तो 14 है। यहाँ पर जल के सापेक्ष कांच का है, तो WNG लिख दिया 21। और पूछा है हमने वायु के सापेक्ष कांच का, तो ANG हमसे पूछा गया है। इसको लिखने का तरीका वही है, ANA/ANG। ये देखिए, यहाँ पर ये उल्टा लिखा गया है। यहाँ पर ये उल्टा लिखा गया है। ANG = इसको खोल के लिखेंगे तो ये आएगा WNG और ओवर के WNA। ठीक है, ये बस ये चीज़ उल्टी लिखी गई है। ये फॉर्मूला में यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा 21/14। आंसर सही लिखा हुआ है 2 ये क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। आंसर ये यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। ये गलती से 2/3 लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो हमें फोकस दूरी दी है, अवतल दर्पण है तो माइनस में लेते हैं फोकस दूरी, -15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी दी है हमें U = -10 सेंटीमीटर। दर्पण का सूत्र होता है 1/F = 1/U + 1/B। ये दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पर पुट कर देंगे। हमें B की वैल्यू हमसे पूछी गई है, 1/B = 1/F - 1/U। ठीक है, इस 1/U को इधर ले गए हैं, ये दोनों की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा 1/30। ठीक है, तो B = हमारा आ गया 30, मतलब कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। प्लस में इसका मतलब है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से 30 सेंटीमीटर की पर बनेगा। ठीक है, और कितना ऊंचा बनेगा ये, इसके लिए आवर्धन निकालना पड़ेगा। आवर्धन का फॉर्मूला होता है M = /2/1। यहाँ पर /2 जो है प्रतिबिंब की लंबाई है और /1 वस्तु की लंबाई है। ठीक है, तो
प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है हमारी v, और हमने वस्तु की ली है u जो कि माइनस में है। ठीक है, b की वैल्यू हमारी ये 30 और u की वैल्यू है -10। ठीक है, और ये जो है आवर्धन हमेशा प्लस में आता है, +3 आ गया हमारा। तो वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर हम देखें ये बाई 2 है, बाई 2 = कितना होगा 8 × 3। 8 क्या है, 8 हमें ऊंचाई दी है इसमें, ये देखिए फॉर्मूले में कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसे देखिए आवर्धन से, तो यहाँ से ये प्रतिबिंब की लंबाई आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 30 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताइए। वक्र त्रिज्या दी है हमें, r दी है, दर्पण से वस्तु की दूरी दी है, ऊंचाई दी है। ठीक है, दर्पण की वक्र त्रिज्या r = दी है हमें 30 सेंटीमीटर। आगे देखिए हमारी फोकस दूरी वक्र त्रिज्या अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है r/2 आप जानते हैं। हमारी यहाँ से फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर आ गई। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है, प्लस ये आई है। प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछी गई है 1/f = 1/b + 1/u। यहाँ से हम f और u की वैल्यू रख के, यहाँ पर हमने f और u की वैल्यू रख के b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा v = 6 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, प्लस में आया है, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार आवर्धन m = होता है बाई 2/1 - के v/u। दोनों की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये = में इसके, तो यहाँ से बाई 2 = हमें निकालनी है। तो बाई 1 की वैल्यू हमारे पास है। प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई हमें दी गई है, कितनी दी है, ये दिया है हमें 5 सेंटीमीटर 5, और b की वैल्यू हमने निकाली है ये 6 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी 10 सेंटीमीटर u की, माइनस में ली है जो कि, ठीक है, ये माइनस में नहीं होगी, ये प्लस में है, ऊपर नीचे वाली माइनस में होगी। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यह आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई का तो माइनस से कोई मतलब ही नहीं है, तो ठीक है, ये प्लस में लिखेंगे इसको। तो प्रतिबिंब का आकार 3 सेंटीमीटर है तथा प्रतिबिंब सीधा है। प्रकृति उत्तल सदैव आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अतः प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। उत्तल दर्पण वैसे भी आभासी बनता है, इसमें प्रतिबिंब। 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रकाशीकरण किसी द्रव से गुजरती है तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य द्रव में 4500 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। द्रव का आवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव का आवर्तनांक का फॉर्मूला n = c/v। b की वैल्यू हमें दी है 5, ये b की वैल्यू नहीं है, ये न्यू की वैल्यू है, आवर्ती ये न्यू है। ठीक है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। लैम्डा की वैल्यू दी है हमें 4500 एंगस्ट्रॉम, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया 10⁻−10 से मल्टीप्लाई करके। n = हम जानते हैं c/b होता है, और b = होता है न्यू लैम्डा कहें, या फिर इसको n लैम्डा भी लिख देते हैं। n तो हमने आवर्तनांक से प्रदर्शित कर रखा है, इसलिए इसको हमने आवर्ती को यहाँ न्यू से प्रदर्शित किया। ये b जैसा लग रहा है, बट ये न्यू है, न्यू लैम्डा। ठीक है, b = होता है हमारा न्यू लैम्डा। ठीक है, ये वैल्यू जो है हमारी न्यू की है। ठीक है, सबकी वैल्यू हमारे पास है, सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.33 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, जल का आवर्तनांक 1.3, कांच का आवर्तनांक 1.5 दिया है। यदि प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁻m/s हो तो कांच में वायु की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, पूछा गया है। Ang की वैल्यू हमसे दी है। n = होता है हमारा c/b, जानते हैं हम,
ये है इतना। ANW हमें दिया है, ये कांच का आवर्तनांक कितना है 1.3। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको इस वाली से डिवाइड किया है, तो हमारा आ जाएगा ये डिवाइड करने पर ये उल्टा हो जाएगा, इसके ऊपर पहुंच जाएगा, इधर आ गया, डिवाइड किया, ये 1.3 अपॉन में आ गया 1.5। कैलकुलेशन करके यहाँ पर से इसी से सी कैंसिल हो जाएगा, प्रकाश की चाल, तो BG इक्वल टू हमारा यहाँ से आ जाएगा कितना, यह जाएगा, ये BW है हमारा, ठीक है, तो BG इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1.3 अपॉन में 1.5 इंटू VW। कैलकुलेशन करेंगे इन सब की, कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा 1.95 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक प्रकाश किरण निर्वात से n आवर्तनांक के माध्यम में जाती है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो आपतन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है I इक्वल टू 2R, ये कह रहे हैं 2 गुना हो तो अपवर्तन कोण 2 गुना हो आपतन कोण का, तब हमसे क्या पूछा है, अपवर्तन कोण का मान पूछा है। अपवर्तन कोण मतलब R का मान पूछा गया है। स्नेल का नियम n इक्वल टू हम जानते हैं साई I अपॉन साइन R होता है। यहाँ पर I की वैल्यू, आपने कोण का मान दिया है हमें, अपवर्तन कोण का 2 गुना 2R लगा दी वैल्यू, ठीक है, यहाँ से n इक्वल टू इतना आ गया, ये जो है साइन 2R अपॉन में ये R है, ठीक है, नीचे जो है ये R लिखा हुआ है, ठीक है, गलती क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यू पुट की है जो कि 2R है, नीचे का साइन R ही आएगा। यहाँ से ऊपर वाले की जगह इसका फॉर्मूला खोल देंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 sin R एंड cos R, ठीक है, अपॉन में हमारा है साइन R, तो साइन R से हमारा साइन R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा हमारा 2 cos R, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 2 cos R। यहाँ से R इक्वल टू हम निकालें तो ये 2 अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में चला गया, ये cos इनवर्स में चला जाएगा, इधर इनवर्स में आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के आवर्तनांक क्रम से 3/2 4/3 हैं, ठीक है। जल से कांच पर आपतित प्रकाश की किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ANG की वैल्यू हमें दी है, ANW की वैल्यू हमें दी है, यहाँ से WNG की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अभी इस टाइप के क्वेश्चन करें हमने 2-3 सेम हैं यहाँ तक, तो WNG की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9.8। ये क्या आ गया, कांच का आवर्तनांक आ गया किसके, वाटर के सापेक्ष। यहाँ क्या है, कांच से जल पर आपतित प्रकाश की किरण के लिए यदि क्रांतिक कोण C हो, ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, कांच है, और नीचे वाला क्या है, ये जल है, वाटर है, ठीक है। तो क्या है, आपतित किरण क्या है, यहाँ से इसमें जा रही है, तो इसके लिए क्या क्या, आपतित प्रकाश की किरण के लिए क्रांतिक कोण C है, तब साइन C इक्वल टू हमारा कितना होगा 1/WNG, ठीक है। एन क्योंकि हमने ये पढ़ा है स्नेल के नियम से, तब उससे हमने क्रांतिक कोण निकाला था, तो साइन C इक्वल टू 1/n आया था हमारा, तो वही है WNG लिखेंगे कि कांच का आवर्तनांक वायु के सापेक्ष, वो वाटर के सापेक्ष, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, ये है, यहाँ पर हमने पुट कर दी, ये उल्टा हो जाएगा 8/9, अतः C इक्वल टू निकालेंगे अगर हम यहाँ पर, तो ये साइन क्या है, इधर इन्वर्स में चला जाएगा, तो C इक्वल टू आ गया साइन इन्वर्स 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वृत्त त्रिज्या r में समानता, ये तो संबंध हम पढ़ चुके हैं, f इक्वल टू r/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, क्या हो गया, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो u इक्वल टू हमारा -20 सेंटीमीटर है, f -10 है, और b हमसे पूछा गया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फॉर्मूला हम जानते हैं 1/f, तो 1/b इक्वल टू हम यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस में नहीं है, ये आ गया 1/20, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना आ गया हमारा -20 सेंटीमीटर, मतलब कि इतनी दूरी पर बनेगा 20 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब है कहाँ बनेगा, ये यहाँ से कितनी दूरी पर था, 20 की दूरी पर है वस्तु, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहीं पर बनेगा, ठीक है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से कितनी होगी,
ये हमसे पूछा गया है। एफ की वैल्यू दी है, यू की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू हमसे पूछी है सीधे सीधे प्रतिबिंब की। ठीक है, वैल्यू फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, बी इज इक्वल टू हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तब तरंग का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। आपको बताया गया था थ्योरी पढ़ते वक्त कि आवर्ती नहीं बदलती है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है। 1.5 आवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल बतानी है। सी की वैल्यू हमें दी है, एन इज इक्वल टू हमें दिया है, और हमसे क्या पूछा गया है, बी हमसे पूछा गई है चाल। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू होता है हमारा सी अपॉन बी। अगर यहाँ से हम बी इज इक्वल टू निकालें तो ये हो जाएगा सी अपॉन एन। सबकी वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया कैलकुलेशन करने पर हमारा 2 × 10⁸। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु के सापेक्ष जल और कांच के आवर्तनांक क्रम से 4/3 तथा 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष आवर्तनांक क्या होगा? सीधा सा क्वेश्चन है ये तो। ए एन डब्ल्यू की वैल्यू दी है हमें, ए एन जी की वैल्यू दी है, और एन जी हमसे पूछा गया। ए एन जी इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये लिखेंगे ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू, तो यह हो जाएगा 5/3 और 4/3। इनकी कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण क्या होगा? सीधी सी बात है, ये है अविलंब है, ये क्या है, क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण के बराबर है तो ये अपवर्तन कोण कितना होगा, 90 डिग्री हो जाता है, ये आप जानते ही हैं। यदि सघन माध्यम में क्रांतिक कोण व्यक्त होता है आई सी इज इक्वल टू 10⁻⁵ 5/7, तो सघन माध्यम का आवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। आईसी की वैल्यू हमें दी है क्रिटिकल एंगल की, ये देखिए सीधे सीधे फिगर बना हुआ है। सघन माध्यम ये विरल माध्यम है, आईसी ये हमें दिया है 10⁻5/7। ठीक है, तो 10 IC इज इक्वल टू हम यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा कितना, 5/7। और यहाँ से अगर हम क्या जानते हैं, क्रिटिकल एंगल से हम जानते हैं साइन सी इज इक्वल टू होता है 1/n। 10 इज इक्वल टू हमारा होता है लंब बटे आधार, तो ये हमारा लंब बटे आधार दिया हुआ है, और साइन इज इक्वल टू हमारा होता है लंब बटे कर्ण। अगर हमारे पास लंब है और आधार है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कर्ण इज इक्वल टू हम इससे निकालेंगे तो यह जाएगा √74। तो साइन इज इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा 5 है, और कर्ण जो है हमारा √74 निकल के आएगा। ये कैसे आएगा, देखिए ऐसे आएगा, अंडर ये क्या है, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा 74 कर्ण हमारा। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल के आया है। स्नेल के नियम से 1/2 इज इक्वल टू साइन सी, क्रिटिकल एंगल आई सी दिया है तो आई सी रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमसे किसका पूछा है, विरल माध्यम का पूछा है सघन माध्यम के सापेक्ष, तो ये 1/IC हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो 1/IC हो जाएगा। इस IC साइन IC की वैल्यू हमारे पास ये है, ये पुट कर देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, विरल माध्यम का आवर्तनांक सघन माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, यदि विरल माध्यम तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें क्रम से B1 तथा B2 हो तो सघन माध्यम में क्रांतिक कोण C हो, तब हमसे पूछा गया है कि क्या रिलेशन बनेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा छूट गया है, तो इसमें देखिए ये फॉर्मूला हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल का। ये क्या है, विरल माध्यम का आवर्तनांक सघन माध्यम के सापेक्ष, यहाँ से निकल के आएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन सी। ठीक है, इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं n2/n1 इज इक्वल टू साइन सी, और c इज इक्वल टू, और n इज इक्वल टू हम जानते हैं c/b होता है, n इज इक्वल टू होता है हमारा c/b। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ इस टाइप से लिखेंगे इसको। ठीक है, इसको लिख सकते हैं n2 को लिख सकते हैं c/b2, n1 को लिख सकते हैं c/b1, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, ये तो सेम ही लिखा रहेगा, इसमें 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं, हट जाएगा, ये इज इक्वल टू साइन सी है, तो v2/b1 इज इक्वल टू साइन सी हो गया हमारा। और यहाँ से अगर हम b1 इज इक्वल टू लिखें तो ये हो जाएगा b2/साइन सी, और b1 इज इक्वल टू ये क्या है, ऊपर जाके साइन सी क्या हो जाएगा, cosec x हो जाएगा, तो b1 इज इक्वल टू हो जाएगा b2 cosec x। ये क्या है, फर्स्ट माध्यम में हमारा बेग आ गया।
है आपका किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है। ठीक है, ये क्रांतिक कोण जो है 30 डिग्री है। माध्यम में प्रकाश की चाल हमसे पूछी गई है, सी हमें दिया है 30 डिग्री। 1/2 इक्वल टू होता है साइन आई सी हमारा या साइन सी, एक ही बात है साइन सी या साइन आई सी। ठीक है, इसी को लिख रहे हैं क्रिटिकल एंगल को। यहाँ से 2n1 इज इक्वल टू लिखेंगे तो 1/sin c हो जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू हम जानते हैं c/b होता है, वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। ठीक है, साइन आई सी की वैल्यू 30 है, c कहो या आई सी कहो। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो यहाँ से b इज इक्वल टू c/b इज इक्वल टू आ गया 1/हाफ, तो ये 2 पर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर b इज इक्वल टू हम लिखें तो ये आएगा हाफ c की वैल्यू 3 × 10⁸ सबकी कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण हमें दिया है tan c इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तब सघन माध्यम का आवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष क्या होगा। सघन माध्यम का आवर्तनांक पूछा गया है विरल माध्यम के सापेक्ष। थीटा सी इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 3/4, ये हमें दिया गया है। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। इसी प्रकार साइन थीटा हमारा आ जाएगा 3/5, ये उसी प्रकार आएगा। ये होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना हो गया 3 हो गया और आधार कितना हो गया 4 हो गया यहाँ से। और साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ से इन दोनों से हम कर्ण निकाल सकते हैं। अंडर रूट में क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो कर्ण कितना आ जाएगा हमारा 5, 3/5 हो जाएगा साइन थीटा सी। और फॉर्मूला हम जानते हैं आवर्तनांक निकालने के लिए 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा सी। थीटा सी यहाँ पर क्या है क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, यहाँ पर हमें निकालना है किसका, सघन माध्यम का निकालना है, तो 2n1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin थीटा सी। तब ये निकालेंगे, ये उल्टा हो गया है, साइन थीटा सी की वैल्यू हमने ये निकाली है, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, किसी समतल परावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित है। 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब है लैम्डा की वैल्यू दी है। लैम्डा को हम एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके। आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है, न्यू इज इक्वल टू हमारा होता है c/λ। c 3 × 10⁸ होता है, लैम्डा की वैल्यू में दी गई है, दोनों की कैलकुलेशन करेंगे, आंसर जाएगा 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 24 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले अपतन दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ठीक है, बी की वैल्यू हमसे पूछी है प्रतिबिंब की स्थिति, और वक्र त्रिज्या हमें दी है, इससे हम एफ निकाल लेंगे। वक्र त्रिज्या हमें दी है 24 सेंटीमीटर, तो एफ की वैल्यू यहाँ से r/2 करके हम 12 सेंटीमीटर निकाल लेंगे। यू की वैल्यू दी है हमें -3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u + 1/v, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। 1/b की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी कितनी, यहाँ से 1/b की वैल्यू आ जाएगी 1/4, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। दर्पण के पीछे बनेगी, प्लस में आई है तो दर्पण के पीछे बनेगी इधर। ठीक है, ये आपका आंसर है।